हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। ईपीएफओ मेंबर्स और खासकर ईपीएफओ के पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है दोस्तों। 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। ईपीएफओ ने एक नया सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस लॉन्च किया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो पेंशन के वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बदलकर इसे सरल और सुविधाजनक बनाएगा। अब ईपीएफओ के पेंशनर्स पूरे देश में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक जो पेंशन प्रणाली थी, उसमें पेंशन का वितरण ईपीएफओ के जो ज़ोनल और रीजनल ऑफिस थे, उन्हीं पे निर्भर हुआ करता था, जिसमें प्रत्येक ऑफिस का केवल 3 या 4 विशेष बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते या अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट होते थे। लेकिन सीपीपीएस ने या सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम ने इस पुराने तरीके को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यह ईपीएफओ के पेंशनर्स को उन सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा जिनका सामना उन्हें आमतौर पर कम करना होता था। तो ईपीएफओ ने 17 जनवरी को इससे संबंधित एक सर्कुलर जारी किया है। हम इस वीडियो में उस सर्कुलर के मुख्य पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि उस सर्कुलर में क्या है और कैसे अब यह पेंशन पेमेंट सिस्टम पेंशनर्स की आने वाली समस्याओं को आसान बनाने वाला है। तो देखिए, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 इनेबलिंग पेंशन डिसबर्समेंट टू एनी बैंक अकाउंट इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अक्रॉस इंडिया। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया, यह सिस्टम अब पेंशनर्स को यह सुविधा देगा कि वह पूरे देश में किसी भी कमर्शियल बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन का भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। यह एक नेशनल लेवल सिस्टम है। अब अभी तक क्या होता था कि हर एक पेंशनर को ईपीएफओ के ज़ोनल या रीजनल ऑफिस पे निर्भर रहना रहता था और हर एक ज़ोनल या रीजनल ऑफिस का 3 या 4 बैंकों के साथ ही अलग-अलग एग्रीमेंट हुआ करता था। लेकिन अब ये जो है सेंट्रलाइज़ सिस्टम हो गया है और इसके माध्यम से अब फिजिकल वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स के फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए बैंक की विजिट करना या फिर ईपीएफओ के ऑफिसेज की विजिट करना, इन सब की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या की बेनिफिट्स होने वाले हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? एक्सेस पेंशन फ्रॉम एनी बैंक, एनी ब्रांच, एनीवेयर इन इंडिया। सो पेंशन का भुगतान हम ईपीएफओ के पेंशनर्स अब किसी भी बैंक से किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पूरे देश में प्राप्त कर सकते हैं। कोई फिजिकल वेरिफिकेशन की किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पेंशन जैसे ही रिलीज होगी वैसे ही अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अब इसके बाद अभी क्या होता है कि जब ईपीएफओ के मेंबर्स को किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे पर जाना होता है, शिफ्ट होना होता है, तो उनको अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है पीपीओ भी उस संबंधित रीजनल ऑफिस से ट्रांसफर लेके जहाँ पे वो शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे ट्रांसफर करवाना पड़ता है। फिर उस नए रीजनल ऑफिस का जहाँ पे जिस बैंक से टाई अप है वहाँ पे फिर एक नया अकाउंट खुलवाना होता है, पेंशन अकाउंट खुलवाना होता है, उसको फिर से ईपीएफओ के साथ मैप करवाना होता है और ये प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वर्क इन्वॉल्व रहता है। कई बार बैंक जाना पड़ता है, कई बार ईपीएफओ के ऑफिस जाना पड़ता है, पेंशन के भुगतान में देरी होती है, कुछ महीनों तक पेंशन नहीं आती। तो ये सब चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी और सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ही बिना बैंक जाए या बिना ईपीएफओ के ऑफिस, रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस जाए, पेंशन का भुगतान निरंतर रूप से होता रहेगा। अब ये किसके लिए विशेषकर लाभदायक है? उन अ, अ, उन पेंशनर्स के लिए विशेषकर लाभदायक है जो रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन पे रिलोकेट हो जाते हैं। तो जैसा वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था कि ईपीएफओ ने एक 17 जनवरी के आसपास इससे संबंधित एक सर्कुलर जारी किया है। 17 जनवरी 2025 में इसका एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या-क्या पॉइंट है। देखिए,
अब accordingly there should not be any transfer out of PPO due to the branch of the bank in which pensioner has account being located outside the jurisdiction of the concerned RO or the bank not having pension disbursement agreement with the concerned RO। तो अभी तक क्या होता था, इस पॉइंट से हमको क्या समझ में आया कि अगर मान लेते हैं कि जो पेंशनर है वो कहीं पे रीलोकेट हो रहा है, ऐसी जगह पे जो उस अभी जिस ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस से उसका संबंध है और अब वो ऐसी जगह जा रहा है जो इस ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो उसको अपना पीपीओ या पेंशन पेमेंट ऑर्डर नई जगह के रीजनल ऑफिस में ट्रांसफर करवाना पड़ता था। एक कारण ये था कि इस रीजनल ऑफिस के दायरे से वो बाहर चले गया तो उसको अपना पीपीओ ट्रांसफर करवाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या होता था कि अगर मान लीजिए उसका किसी ऐसी बैंक में अकाउंट है जो उस रीजनल ऑफिस से संबंधित नहीं है, तो फिर उसको अलग से फिर से पीपीओ को नए बैंक अकाउंट के साथ मैप करवाना पड़ता था। तो ये वाली दोनों प्रोसेस अब खत्म हो जाएंगी। जो पेंशनर है उसका जिस भी बैंक में अकाउंट है या फिर वो बैंक की शाखा उस आरओ के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है या देश के किसी भी कोने में है, तो इससे पेंशन के भुगतान पे कोई अड़चन नहीं आने वाली है। आगे लिखा हुआ है इस पॉइंट में, वाइल प्रोसेसिंग पेंशन क्लेम एनी सच न्यू ब्रांच बैंक shall be mandatorily added in the bank master with its IFSC and the required data fields of pension payment disbursement account number and service charge disbursement account number value as zero for such new entries in the system। तो मान लेते हैं कि जिस भी रीजनल ऑफिस से आपका पीपीओ संबंधित है और आपका किसी ऐसी बैंक में अकाउंट है जो उस रीजनल ऑफिस से संबंधित नहीं है, तो भी सिर्फ आपको अपने अकाउंट की डिटेल देनी है और आईएफएससी देना है। वहां के बैंक मास्टर डेटा में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बैंक मास्टर डेटा में ऐड कर लिया जाएगा, वो कोई भी बैंक हो या कोई भी बैंक की कोई भी ब्रांच हो। तो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया। आगे का पॉइंट देखते हैं। मेंबर अप्लाइंग फॉर पेंशन क्लेम may be informed that they can also choose same bank account number as per their UAN-KYC used for PF claim in pension claim also। तो आपका जो UAN KYC वाला अकाउंट है, आपका UAN अकाउंट नंबर है, उसमें आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है जिसमें कि आपने अपना पीएफ क्लेम लिया था, आप चाहें तो उसी खाते को अपने पेंशन क्लेम लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसको बदल भी सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। इट इज रीइटरेटेड दैट ड्यू केयर शेल बी टेकन while entering IFSC and bank account details of the beneficiaries for processing of pension claim। तो ये एक बहुत जाहिर सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी पेंशन क्लेम के लिए आप डिटेल इंटर करेंगे तो अपना IFSC कोड और बैंक अकाउंट डिटेल काफ़ी ज़्यादा सावधानी से भरेंगे ताकि उसमें कोई एरर ना हो और आपके पेंशन का भुगतान रेगुलरली बिना किसी बाधा के होता रहे। आगे के पॉइंट्स देखते हैं। द पीपीओज फॉर केसेस इंक्लूडेड इन CPPS आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट ओनली टू द कंसर्न पेंशनर्स एंड नॉट टू द ब्रांच। अब पीपीओ जब भी कोई रिटायर होगा तो उसका जो पीपीओ है उस बैंक की ब्रांच को भेजने की बजाय सीधे पेंशनर्स को ही भेज दिया जाएगा। फॉर ऑल सच केसेस एन अंडरटेकिंग इन द अटैच्ड फॉर्मेट shall also be taken from the pensioners within 1 month of receiving pension claim। तो आपका जो यूएएन केवाईसी में या यूएएन में जो बैंक अकाउंट मैप है, आप चाहें तो वही बैंक अकाउंट में अगर फुल केवाईसी है, आपका फुल्ली केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट है, आधार आपका मैप है यूएएन में और बैंक अकाउंट दोनों में, यूएएन और बैंक अकाउंट में दोनों में आधार आपका मैप है, पैन कार्ड वगैरह चढ़ा हुआ है, तो आप उसी खाते में सीधे आपको पेंशन का भुगतान भी कर दिया जाएगा।
पीपीओ अब किसी विशेष बैंक की विशेष शाखा में नहीं भेजे जाएंगे, सीधे पेंशनर्स को ही भेजे जाएंगे। अच्छा, जब पेंशनर्स के पास का वो पीपीओ आ जाएगा तो 1 महीने के अंदर अंदर उनको एक अंडरटेकिंग जो कि उस सर्कुलर में अटैच्ड है, उस अंडरटेकिंग का फॉर्मेट, उस अंडरटेकिंग को साइन करके भेजना होगा ईपीएफओ ऑफिस के पास। तो आपकी सुविधा के लिए इस अंडरटेकिंग को भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे यूज कर सकते हैं। आगे के पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट था फॉर ऑफलाइन क्लेम्स, फॉर एग्जांपल डेथ केसेस द अंडरटेकिंग मे बी टेकन विथ क्लेम इटसेल्फ, क्लेम के साथ ही वह अंडरटेकिंग देना होगी। ऑनलाइन केसेस में 1 महीने के बाद भी हम उस अंडरटेकिंग को दे सकते हैं। वह अंडरटेकिंग हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, इस सर्कुलर की लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। ऑल्सो इट मस्ट बी इंश्योर दैट ऑल न्यू पीपीओस issued Aadhaar must be seeded in the system for all the beneficiaries so that in future there would be no issue in DLC submission for the pensioner। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ वीडियो पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि आपका जो आधार है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका आधार बैंक अकाउंट में भी मैप होना चाहिए, आपका आधार यूएएन अकाउंट में भी मैप होना चाहिए। तो ये आपकी आने वाली हर वर्ष जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है आपको, या जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है, उसकी समस्या से भी आपको निजात दिला देगा और आपका जो डीएलसी है वह भी आसानी से हर वर्ष सबमिट हो जाया करेगा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। All ROs are advised to submit Aadhaar details of the beneficiaries at the time of pension claims and to make sure that pension would start only after having the details of Aadhaar of beneficiaries in the system। So सभी आरओ हैं जो रीजनल ऑफिस से ईपीएफओ के, उनको निर्देशित किया गया है कि पेंशन जब भी रिलीज की जाए जब यूएएन में आधार नंबर पूरी तरह से सीडेड हो। तो आधार नंबर हमको ये देखना है कि हमारे यूएएन नंबर में मैप हुआ है। It is reiterated that CPPS is implemented with effect from 1st January, ये 1st January है, 1st Jan 2025, and there shall be no transfer out to another RO। अब कोई भी पेंशन का जो क्लेम है वह 1 जनवरी 2025 के बाद किसी दूसरे रीजनल ऑफिस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। फॉर केसेस विच आर ऑलरेडी मार्क्ड फॉर ट्रांसफर आउट बट नॉट येट ट्रांसफर्ड थ्रू ई ऑफिस एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड, द ओरिजिनल आरओ इन विच क्लेम इज रिसीव्ड shall process it without transferring to any other RO। तो अब 1 जनवरी 2025 के बाद कोई भी पीपीओ का ट्रांसफर का प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम आ चुका है। पहले वाले सभी केसेस जिसमें पहले ऑलरेडी पीपीओ के ट्रांसफर की प्रोसेस हो चुकी है, उसे उसी आरओ के पास वापस भेज दिया जाएगा जिसने उसको ट्रांसफर करने की शुरुआत की थी, ना कि उसको किसी दूसरे आरओ के पास, रीजनल ऑफिस के पास भेजा जाएगा। द क्लेम्स एरोनियसली ट्रांसफर्ड टू अनदर office in e-office after 1st Jan shall be returned back to the original office for necessary action। तो जो केसेस पहले से ट्रांसफर किए जा चुके हैं उनको भी वापस पुराने आरओ के पास ही भेज दिया जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सीपीपीएस के वो हमने डिस्कस किए। सर्कुलर भी हम वीडियो के लिंक में अटैच कर देंगे, जो अंडरटेकिंग आपको देनी है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अटैच कर देंगे। और भी इस टॉपिक पे कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।